नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों का अनअकैडमी के इस क्लास में स्वागत करता हूं और बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें भी बिहार के इतिहास में आधुनिक काल से हम लोग पढ़ रहे हैं, आधुनिक बिहार का इतिहास। आप लोगों ने वीडियो देखा, यूरोपियों का आगमन, बिहार में जनजाति या आदिवासी आंदोलन, बिहार में 1857 की भूमिका, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रारंभ एवं विकास, कारण, असफलता का कारण, परिणाम। उसके बाद हम लोग यह चैप्टर लेकर के आए हैं बिहार में किसान आंदोलन। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर से प्रत्येक बार क्वेश्चन बैंक होगा, तो आप देखिएगा इस चैप्टर से प्रत्येक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी 3-3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ दिया गया है और 1 या 2 क्वेश्चन तो हमेशा रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप लोगों को अच्छे से इसको देखना है, समझना है, नोट्स भी इसका बना लेना है। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट इसलिए लाया जाता है क्योंकि आप ही लोग मांग करते हैं प्रैक्टिस सेट का। तो यह हम लोग शुरुआत जो किए हैं वह तो हम लोग आगे लेकर के बढ़ ही रहे हैं और इसको समाप्त भी हम लोग करेंगे। शुरुआत हो गया, प्राचीन जब खत्म हो गया, मध्यकालीन जब खत्म हो गया, तो आधुनिक भी खत्म होगा। इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों, केंद्र स्तर पर किसान आंदोलन जो संचालित किया गया था, उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ा था और चाहे आदिवासी लोग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, आम जनता हो, सैनिक हो, क्रांतिकारी हो, साम्यवादी विचारधारा के लोग हो, समाजवादी विचारधारा के लोग हो, सभी लोग कहीं न कहीं इस देश को आजाद कराने के लिए या राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए कार्य को संपन्न किए थे। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में किसान आंदोलन हुआ था, तो बिहार भी उससे अछूता नहीं था और बिहार में भी काफी महत्वपूर्ण जो है किसान आंदोलन को संचालित किया गया था। उसी की हम लोग शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि किसानों की आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ गई, किसान आंदोलन की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल से हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत जो है वह कृषि प्रधान देश है। प्राचीन काल में भी हम लोग पढ़े थे कि भू राजस्व जो है वह आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल हो, वहां पर भी भू राजस्व ही सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह माना गया। तो आमदनी का स्रोत कृषि ही था। आमदनी के स्रोत के जरिए जो थे वह किसान ही थे, जो राजा को लगान देते थे। आगे हम लोग आते हैं तो अंग्रेज और जमींदारों को लगान देने के लिए विवश हो गए और फिर इन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, इन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। उसी संदर्भ में बिहार में किसान आंदोलन को देखना है। देखिए, मुख्य कारण तो आर्थिक शोषण ही होगा। आप पढ़ेंगे विश्व भारत के स्तर पर, तो वहां पर विभिन्न तरह का कृषि कार्य जो है अब किया जाने लगा था। जैसे जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा अस्थाई बंदोबस्त। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया और यह सर्वप्रथम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। तो एक तो कारण यह बनेगा ना, जैसे अस्थाई व्यवस्था की हम लोग चर्चा करें, अस्थाई बंदोबस्त, तो यह क्या था अस्थाई बंदोबस्त? इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। जमींदारी कई नामों से संबोधित किया गया है। जमींदारी
हिस्सेदारी, इस्तेमारी, इस्तेमारी, और सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून। तो आप देख रहे हैं यह आपको सब एनसीईआरटी पुस्तक में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इतने नामों से यह संबोधित किया गया। यह किसानों के लिए उत्पीड़क रूप में व्यवस्था को लागू किया गया था। अब इसमें पूछ देगा कि कब, तो 1793 में। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यह लागू करते हैं। कहां? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उस समय उड़ीसा ही कहा जाता था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में यह 3 जगह जो है यह लागू किया गया, जिसमें अपना बिहार भी यहाँ पर शामिल है। अब यह व्यवस्था क्या था? स्थायी बंदोबस्त या जमींदार। पहले क्या था? किसान। यह सीधे सरकार को लगान देते थे, यह किसान। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया? बीच में जमींदार को ला दिया गया, बिचौलिया को ला दिया गया यहाँ पर। अब किसान किसको लगान देगा? जमींदार को। जमींदार किसको देगा? तो सरकार को। तो बिचौलिए को यहाँ पर जन्म दे दिया गया। यह लोग सरकार से तो तय कर लिए, लेकिन यहाँ तय नहीं किया गया और यह लोग मनमाना लगान जो है वह वसूल करने लगे किसानों से। और उसके बाद क्या हुआ कि यह बड़े किसान जो हैं अपने से छोटे किसान को दे दिए यह क्षेत्र। फिर यह छोटे जमींदार जो हैं अपने से और छोटे जमींदार को दे दिए यह क्षेत्र और अपने जाकर के शहर में बस गए, ऐश आराम करने लगे, स्वर्ग पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसीलिए चैन सिस्टम बन गया और एक के बाद एक छोटे छोटे करके जमींदार, बड़े से छोटे जमींदार इसमें आ गए और यह सब भार इन लोगों पर जाकर के पड़ने लगा। तो किसानों की दयनीय स्थिति हो जाती है। तो जब दयनीय स्थिति होगी तो निश्चित रूप से विद्रोह का सहारा लिया जाएगा, आंदोलन का सहारा लिया जाएगा। पीठ पर मार लो भैया, लेकिन पेट पर नहीं। दादा भाई नौरोजी का यह कथन है, एनसीईआरटी में 12वीं क्लास में आपको मिलेगा कि पीठ पर मार लो भैया, लेकिन पेट पर नहीं। पेट पर नहीं। उन्होंने कितना बड़ा बात जो है वह बोल दिया था, लेकिन जमींदार और अंग्रेजी सरकार यहाँ समझने के लिए तैयार नहीं थी। विद्रोह तो होना ही था। फिर महलबाड़ी व्यवस्था आ जाता है, फिर रैयतबाड़ी व्यवस्था आ जाता है। तो वह बिहार से भले संबंधित नहीं था, लेकिन उसने एक प्रेरणा दे दिया, एक सबक दिया बिहार के किसानों को कि अब समय आ गया है, आप लोग आंदोलन जो है वह कीजिए। और इसी रूप में आंदोलन जो है बिहार के किसानों ने शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या है कि कुछ इस प्रकार की कृषि पर ध्यान दिया गया जमींदारों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जिनको नीलहा कहा गया है, कि नील की खेती करना अनिवार्य था। अब आप सोचें कि नील की खेती अगर किया जाएगा तो खदान पदार्थों में कमी आएगा और अकाल पड़ गया तो भूखमरी की समस्या। सरकार कुछ भी नहीं करती थी, इसलिए लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। और उससे ज्यादा भयानक स्थिति तब हो जाती थी कि चारों तरफ महामारी फैल जाती थी। तो यह भी एक कारण यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। तीसरा कारण यह है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत में नए उद्योगों का विकास नहीं किया। भारत का कुटीर और लघु उद्योग जो था वह समाप्त लगभग हो गया।
तो उसमें जो काम करने वाले लोग लगे हुए थे लघु और कुटीर उद्योग में, वह कृषि की तरफ बढ़ते हैं, कृषि की तरफ उनका झुकाव होता है। तो कृषि पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया और इस बोझ को कृषि जो है या किसान जो है वह संभाल नहीं सके। दयनीय से दयनीय स्थिति उनकी होती चली गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने या तो आंदोलन या विद्रोह का सहारा ले लिया। तो यह भी बिहार में किसान आंदोलन का कारण जो है, किसान आंदोलन या विद्रोह का कारण जो है वह बन जाता है। साथियों, जमींदार और महाजन तथा साहूकार यह लोग किसानों को ऋण देते थे, ब्याज लेकर के कर्ज देते थे। और एक बार अगर कोई किसान महाजन और साहूकार के चंगुल में फंस गया, जमींदार के चंगुल में फंस गया, तो वह कभी भी नहीं निकलता था। इसलिए ब्याज का ब्याज लिया जाता था, इतना अधिक ब्याज ही बढ़ जाता था। या तो आप अपनी जमीन उसको दे दीजिए या जमीन बेच करके उसका ब्याज जो है अदायगी कीजिए, या अपने परिवार के सदस्य को वो लोग बंधक के रूप में भी रख लेते थे। तो इस प्रकार से अमानवीय कार्य भी किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में तो स्पष्ट है कि विद्रोह तो होगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा है, सूर्यास्त कानून, जो लगान तय किया जाता था वह 365वें दिन जो है वह दे देना होता था, नहीं तो आपकी जमीन बेच करके उतना लगान जो है वह वसूल कर लिया जाता था। सूर्यास्त, सूर्य डूबने से पहले। तो यही सब साथियों कारण है और इसी सब कारण के चलते बिहार में किसान आंदोलन हो जाता है। कुछ प्रमुख किसान आंदोलन है जहां से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और उसी किसान आंदोलन का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे आप देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं चंपारण सत्याग्रह। यही से हम लोग शुरुआत करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन चूंकि यह किसान से संबंधित है बिहार में और सफल है, तो चंपारण सत्याग्रह, दरभंगा किसान आंदोलन, गया किसान आंदोलन, गया में भी हुआ था। बकास्त भूमि आंदोलन, और सबसे महत्वपूर्ण किसान नेता जो थे स्वामी सहजानंद। इनसे हमेशा पूछ दिया जाता है, सहजानंद सरस्वती। बिहार में यही सबसे महत्वपूर्ण थे। तो मुख्य रूप से इतने किसान आंदोलन के बारे में हम लोगों को चर्चा जो है वह करना है। पहली शुरुआत हम लोग कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह से। जब हम लोग भारत का भी इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी गांधी जी की जब चर्चा आएगी तो वहां पर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917, आप देख रहे हैं 1917। गांधी जी, आप जानते हैं कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 1915 में, तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया और वहीं पर रह करके, अब अन्य भी लोग आए थे और वहीं पर रह करके अब जो है भारत की दिशा और दशा के बारे में चर्चा किया जाने लगा।
फिर गांधी जी 1 साल पूरे भारत का लगभग भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। और लखनऊ में जब अधिवेशन हुआ 1916 में, तो गांधी जी उस अधिवेशन में शामिल हुए थे और वहीं से चंपारण सत्याग्रह की कहानी जो है वह शुरू होती है साथियों। इस लखनऊ अधिवेशन में बिहार से भी कुछ लोग गए थे, जिसमें राजकुमार शुक्ल, यह राजकुमार शुक्ल है। यह भी बिहार से कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। ब्रजकिशोर प्रसाद भी इनके साथ थे, अन्य लोग भी थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण नाम यहां निकल करके आ रहा है चूंकि इन्होंने आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल से परीक्षा में बीपीएससी में पूछा गया है कि गांधी जी को आमंत्रित करने वाले राजकुमार शुक्ल कहां के रहने वाले थे। तो देखिए, राजकुमार शुक्ल जो हैं, इनका जन्म सतवरिया, यह पश्चिमी चंपारण में है। सतवरिया एक छोटा सा स्टेशन है, आप जाएंगे बेतिया, चनपटिया से इधर, तो वहीं पर यह एक गांव है। जन्म इनका यहां हुआ था, लेकिन यह मुरली भरा हुआ, मुरली भरा हुआ में अपना अधिक समय व्यतीत कर दिया। एक तरह से कहेंगे कर्मभूमि, गांव के रूप में। ऐसे चंपारण उनकी कार्यस्थली था, कर्मभूमि, लेकिन यहाँ पर ज्यादा समय व्यतीत किया था। तो यही विकल्प में दिया गया था कि कहाँ के रहने वाले थे, तो बीपीएससी का आंसर था मुरली भरावा के रहने वाले थे। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देखिएगा, यही मुरली भरावा स्थान है। जन्म अगर पूछ दे कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह सतवरिया में हुआ था, और यह पश्चिमी चंपारण में है, यह पूर्वी चंपारण में है। तो जन्म पूछा जाए तो यह आपको जवाब देना होगा। कर्मस्थली तो मुरली भरा हुआ, और यह चंपारण के सबसे बड़े किसान भी माने गए हैं, किसान नेता भी माने गए हैं। तो यह जब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं, तो गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि आप चंपारण आए और चंपारण के किसानों की दशा को देखें। चूंकि गांधी जी उस मंच पर थे और उस मंच से चंपारण में जो किसानों की स्थिति थी, जो नीलहों के द्वारा किया जाता था, एक प्रस्ताव जो है वह बजाबते पारित कर दिया गया। मतलब राजकुमार शुक्ल की बात को उस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पूरे भारत के संदर्भ में, पूरे भारत के सामने उसको रखा गया और प्रस्ताव जो है वह पारित किया गया। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि मैं आऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा। अब यहाँ प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया अगर पूछ दे, गांधी जी के पास जो लिखित दिया जाने वाला था, तो मोहम्मद जुबैर हुसैन, मोहम्मद जुबैर हुसैन नहीं साथियों, ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर, इन्होंने ही प्रस्ताव जो है वह प्रस्तुत किया था, आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। अब गांधी जी को कलकत्ता जाना था, तो कलकत्ता जाने के क्रम में ही वह बिहार, और बिहार में चंपारण जो है वह पहुंचते हैं। देखिए, गांधी जी को व्यवहारिक शिक्षक कहा गया है। व्यवहारिक शिक्षक उसको कहते हैं कि अगर वह कोई कारण बताता है किसी भी चीज का, मान लीजिए वह दुख का कारण बतलाता है, तो वह उसका निवारण भी बतलाए कि किस तरह से आपको दुख से मुक्ति हो सकती है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कारण और निवारण दोनों बतलाया था।
तो उसी तरह से गांधी जी भी थे और समझौतावादी नीति के समर्थक थे। यह नहीं कि जाकर के आग में कूद जाना, जाकर के संविधान का उल्लंघन कर देना, नहीं, पहले मौका देना है। पहले अगर सुलह से हो जाता है, विनम्रता पूर्वक हो जाता है, अगर अंग्रेजी सरकार मान जाती है तो किसी भी प्रकार का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो है वह नहीं करना है। तो गांधी जी कलकत्ता जाने के क्रम में पटना और पटना से मुजफ्फरपुर आते हैं। J.M. विल्सन नाम है, यहां देखिए, इनसे मुलाकात किया और अपनी बात को रखा कि ऐसी ऐसी समस्या है और इस पर आप विचार कीजिए। इन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया। मतलब गांधी जी के अनुरोध को विल्सन महोदय ने ठुकरा दिया। हो सकता था कि चंपारण सत्याग्रह नहीं होता अगर यह बात मान जाते तो। तब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, मोतिहारी जो है वह पहुंचते हैं और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया गया। क्यों किया गया, कारण क्या था यहाँ, तो तिनकठिया पद्धति, तिनकठिया, यह जो आप देख रहे हैं तिनकठिया, 1 बीघा भूमि में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना। मतलब इसीलिए तिनकठिया कह दिया गया, कट्ठा से यह कठिया हो गया। 1 बीघा जमीन है और इसमें 3 कट्ठा पर आपको किसकी खेती करना है, तो नील की खेती करना है, इसीलिए इसको तिनकठिया पद्धति कहा गया। और इसी तिनकठिया पद्धति के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। साथियों, नील की खेती करने की बात थी तो बुराई क्या था, तो बुराई था, बुराई यह था कि 1 बीघा में अनिवार्य रूप से आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना है। मान लीजिए कि यह क्षेत्र है और इतने क्षेत्र में आपको नील की खेती करना है यहाँ, तो यहाँ जो मान लीजिए खाद्यान्न पदार्थ होता था तो उसमें यहाँ कमी आ गया। 3 कट्ठा में नील की खेती मतलब 3 कट्ठा में गेहूं, चावल या अन्न दलहन फसल भी बोया जा सकता था, उससे वंचित कर दिया गया। पहला बात तो खाद्यान्न पदार्थों में कमी आ गया। दूसरा कि यहाँ नील की खेती होती थी इस क्षेत्र में, तो यहाँ उर्वरा शक्ति जो है, भूमि की उपजाऊपन शक्ति, वह धीरे धीरे कम होने लगती थी। केवल यहाँ की नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द भी उर्वरा शक्ति जो है वह धीरे धीरे कम होने लगता था। तो दूसरा नुकसान था। तीसरा नुकसान क्या था कि मान लो कि नील की खेती हमने किया 3 कट्ठा पर, वो मेरी मजबूरी है, चूंकि कानून ही ऐसा है, करना है। अब जब नील की खेती में वह फसल पक करके तैयार हो जाता था तो जितना उसका मूल्य मिलना चाहिए उतना मूल्य उसको नहीं मिलता था। मतलब कि 3 तरह से नुकसान था और केवल लाभ इसमें जो कमा रहे थे तो जमींदार थे, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उनको नीलहा जो है वह कहा गया, वहीं अपार मुनाफा जो है इसमें कमा रहे थे। तो किसानों की दयनीय स्थिति इस तिनकठिया पद्धति से था और गांधी जी पहुंचते हैं और उसके बाद लोगों से मिलते हैं, लिखित लेते हैं। गांधी जी मौखिक पर विश्वास नहीं करते थे कि आपकी समस्या क्या है, लिखित हमको दीजिए और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो राजकुमार शुक्ल तो थे ही साथ में, ब्रजकिशोर प्रसाद तो थे ही। यहाँ पर बाबा नरहरि देसाई, बाबा नरहरि पारिख, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, यह लोग भी गांधी जी के साथ जो है वह हो जाते हैं आंदोलन में साथ देने के लिए। और गांधी जी एक और गांव है, जैसे यह सतवरिया हो गया या मुरली भरा हुआ, तो एक और गांव यहाँ मैं लिख रहा हूं जसौली।
जसौली पट्टी, यहीं पर गांधी जी पहले जाते हैं और यहीं से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। जसौली पट्टी नामक गांव से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया और धीरे धीरे काफी लोकप्रिय होने लगे। तब इस विल्सन ने चंपारण छोड़ देने का आदेश कर दिया। गांधी जी इसके आदेश की अवहेलना कर दिए और यह घोषणा कर दिए कि मैं आपके द्वारा आदेश की अवहेलना करता हूं और उसके एवज में जो कानून कहता है उससे हमको दंडित किया जाए। मैं उस दंड को स्वीकार करता हूं, मैं उस कानून को स्वीकार करता हूं। अंग्रेजों के पास अब इसका कोई जवाब नहीं था। तो साथियों, अंत में अंग्रेज जो है वह विवश होते हैं और विवश होकर के चंपारण कृषक समिति का गठन कर दिया गया। इसलिए किया गया ना कि यहां पर नाम आता है प्रताप। यह प्रताप है, समाचार पत्र का नाम है, और गणेश शंकर विद्यार्थी, यहां मैं लिख रहा हूं साथियों, गणेश शंकर विद्यार्थी। पूछ दे प्रताप के संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसी प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक लेख छापा और उस लेख का नाम क्या था, चंपारण। चंपारण में अंधेरा। यह पूछा जा सकता है चंपारण में अंधेरा किसका लेख है, गणेश शंकर विद्यार्थी का, और किस समाचार पत्र में छपा था, तो प्रताप में। और यहाँ पर दिखलाने का प्रयास किया गया कि तिनकठिया पद्धति से चंपारण के किसानों की कितनी दयनीय स्थिति है। इसी तरह से एक और नाम आएगा यहाँ पर और वह नाम है बिहारी। बिहारी नामक पत्रिका, महेश नारायण, महेश नारायण बिहारी के संपादक थे महेश नारायण, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इस महेश नारायण ने अपनी पत्रिका बिहारी में भी तिनकठिया पद्धति का और चंपारण के किसानों की दुर्दशा का उल्लेख किया था। लोगों का ध्यान, सरकार का ध्यान जो है इसमें आकृष्ट कराया था। तो यह बहुत अधिक कारगर साबित हो गया। एक तो गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप और दूसरा महेश नारायण का बिहारी। लोगों का नजर भी इस पर गया और गांधी जी भी यह समझे कि सच में यहाँ के किसान जो है बहुत कठिनाई में हैं। चंपारण कृषक समिति का गठन सरकार ने कर दिया। जल्दीबाजी में गांधी जी को भी उसका सदस्य बना दिया गया और उसके बाद उसका जो रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट के आधार पर चंपारण अधिनियम 1918 एक अधिनियम पारित किया गया जिसको हम लोग कहते हैं चंपारण अधिनियम 1918। और उसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, यह तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। मतलब गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन भारत में जो चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह था वह सफल हो गया। छोटे किसान जो थे, निर्धन किसान थे, उनके कर को भी माफ कर दिया गया चंपारण अधिनियम के द्वारा। तो साथियों, यह बहुत बड़ी विजय था गांधी जी का और वह भी सत्य और अहिंसा पर आधारित था। इसमें किसी भी प्रकार का हिंसा जो है वह नहीं किया गया। और इसी चंपारण सत्याग्रह ने बिहार में किसान आंदोलन को रास्ता दिखा दिया, किसान आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। और उसी पृष्ठभूमि पर आगे चल करके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक विशाल इमारत को खड़ा किया था। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जब चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सफल हो गया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति भवन में इनको महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया।
और यहीं से मोहनदास करमचंद गांधी क्या बन गए? महात्मा गांधी बन गए। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह को परिवर्तनीय बिंदु कहा गया है। मुख्य परीक्षा में पूछा है, क्वेश्चन बैंक आपको रखना है। जब आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी का भी रखिए और मेंस का भी रखिए। वहां पर पूछा, मेंस में क्वेश्चन किया गया है कि चंपारण सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन का परिवर्तनीय बिंदु था, क्या आप सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत है, यह परिवर्तनीय बिंदु था। इसने संदेश दे दिया कि अब समय आ गया है, अंग्रेज भी यहाँ झुक सकते हैं। अब समय आ गया है, सत्ता और अहिंसा का प्रयोग करके भी सफलता प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि किसानों का यह देश भारत जो है स्वतंत्र हो सकता है। इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करने की जरूरत है और वह प्रयास एकजुटता से होगा, समानता से होगा और निश्चित रूप से हम लोग आजाद हो जाएंगे। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह परिवर्तनीय बिंदु के रूप में माना गया है। तो यही साथियों था चंपारण सत्याग्रह से संबंधित। चूंकि हम लोग पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ नहीं रहे हैं। मुख्य परीक्षा का जब हम लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा इसका विश्लेषण करेंगे अपने शब्दों में। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित आप बात इसको नोट कर सकते हैं, या याद हो गया तो और अच्छी बात, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद दरभंगा किसान आंदोलन, गया किसान, बकास, और इसके बाद इनके बारे में थोड़ा हम लोगों को ज्यादा जो है वह चर्चा करना है। तो साथियों अब इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे हम लोग बढ़ते हैं दरभंगा किसान आंदोलन। यहां से नेतृत्व पूछा जाएगा, क्योंकि जो भी किसान आंदोलन चलाया गया था कारण तो लगभग मिलता जुलता था। अब यह क्षेत्र हो जाएगा और कौन नेतृत्व किया यह पूछा जाता है परीक्षा में। तो दरभंगा महाराज के विरोध में यह किसान आंदोलन चलाया गया था, और यह किसान आंदोलन जो था, यहां देखिए विद्यानंद, इन्हीं के नेतृत्व में यह किसान आंदोलन जो है वह चलाया गया था। तो यह याद रखिएगा, दरभंगा में तो विद्यानंद या किसान नेता के रूप में उभर करके सामने आए। दरभंगा महाराज के विरुद्ध जब यह किया गया तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? दरभंगा महाराज का साथ दे दिया, और दरभंगा महाराज का जब साथ अंग्रेजों ने दिया तो यहाँ के किसान आंदोलन को कुचल दिया गया, मतलब यह असफल हो गया। यह सफल था और यह किसान आंदोलन जो है वह असफल हो जाता है, और यहाँ कुछ है नहीं। उसके बाद गया किसान आंदोलन, यह इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि यह भी पूछ दिया गया है बीपीएससी में। यह तो पूछ ही दिया गया है, यह भी पूछ दिया गया है। तो गया किसान आंदोलन पूछा जा सकता है। गया के क्षेत्र में भी किसान लोगों का मूड बदला और वह अंग्रेजी सरकार, जमींदार, साहूकार, बहादुरों पर भड़क उठे और इन लोगों ने भी आंदोलन कर दिया। लगान जो है वह नहीं देना है किसी भी कीमत पर। और यहाँ पर नाम आएगा जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, वह है यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में गया में किसान आंदोलन को संचालित किया गया था। तो नेतृत्व याद रखिएगा, गया में यदुनंदन शर्मा। अब है बकास्त भूमि आंदोलन, यह बीपीएससी में पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। बकास्त भूमि आंदोलन, इसको बढ़िया ताल आंदोलन भी कहते हैं। बाढ़ बढ़िया का जो क्षेत्र है, तो इस बकास्त भूमि आंदोलन को बढ़िया ताल आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस आंदोलन में हिंसा का प्रयोग किया गया। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित नहीं था, गांधी जी से प्रेरित, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित था,
लेकिन इसमें अहिंसा का प्रयोग नहीं था, बल्कि हिंसा का प्रयोग जो है वह कर दिया गया था। और नेतृत्व करने वाले थे कारजानंद शर्मा। कारजानंद शर्मा ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। मुंगेर की अगर बात करेंगे, मुंगेर के क्षेत्र में, मुंगेर, तो यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर हुसैन, इन लोगों ने मिलकर के मुंगेर के क्षेत्र में किसान आंदोलन का साथियों नेतृत्व किया था। और इन्हीं लोगों ने 1922-23 में किसान सभा का गठन भी किया था। शुरुआत इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया और उसी को आगे लेकर के स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वह चलते हैं। तो अगर मुंगेर पूछ दे तो श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर हुसैन, 1922-23 में इन दोनों ने मिल करके किसान सभा का भी गठन कर दिया था। तो यह तो पॉइंट है, तथ्य है, इसको याद ही रखना होगा। दरभंगा तो विद्यानंद, गया तो यदुनंदन शर्मा, बकास भूमि तो कारजानंद शर्मा, इसको बढ़िया ताल आंदोलन कहते हैं। मुंगेर तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर हुसैन। किसान सभा तो 1922-23 यही दो लोगों ने स्थापित किया था। तो बिल्कुल संक्षिप्त बात है और इतना बात आपको दिमाग में अभी जो है वह आ जाना चाहिए। आप 66 में बैठेंगे तो पाएंगे कि किसान आंदोलन से परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा गया है। तब यह बात आप लोगों को याद आएगा कि मैंने बोला था कि इस चैप्टर से हमेशा अब तक का ट्रेंड जो है वही मैं बतला रहा हूँ कि इस चैप्टर से निश्चित रूप से बीपीएससी में क्वेश्चन जो है वह पूछ दिया जाता है। अब सीधे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बिहार में किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे। तो सबसे प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इन्हीं के बारे में अब हम लोगों को चर्चा जो है करना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी अगर आपको याद हो गया तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप लास्ट में बता सकते हैं, मैं तो चार इसी में से पूछ दूंगा, तो आप अगर बता देते हैं तो और ज्यादा खुशी हो जाएगी कि आप लोगों को इसी समय याद हो जाता है। कितना अच्छा तरीका से आप लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं, जज करते हैं और तैयारी को आप नया आयाम जो है वह दे रहे हैं। अब हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती बहुत बड़ा नाम है। नाम इसलिए है कि रहने वाले उत्तर प्रदेश के, जन्म स्थली स्वामी सहजानंद सरस्वती का वह है उत्तर प्रदेश, लेकिन कर्म स्थली इन्होंने बनाया बिहार को। और बिहार के किसानों के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बहुत अधिक कार्य जो है वह संपन्न किया था। अभी मैंने कहा कि श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर हुसैन ने किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया, किसान सभा की स्थापना कर दिया और उसी के बदौलत स्वामी सहजानंद सरस्वती आते हैं और इस पर एक भव्य इमारत खड़ा कर देते हैं। और इसीलिए इन्होंने अपना नाम कमा लिया। बिहार में मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है। जीएस फर्स्ट पेपर में जो इतिहास का सिलेबस है तो आप देखेंगे कि एक बार पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह जो किसान आंदोलन से है, और दूसरा बार पूछा जाता है इनके बारे में कि बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए, कुछ भी शब्द दे देगा। तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी साथियों यह महत्वपूर्ण है। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार को अपना कार्यस्थली बनाते हैं और बिहार को कार्यस्थली बनाने के क्रम में
बिहटा। बिहटा में आश्रम बना करके इसी को किसान आंदोलन का केंद्र के रूप में विकसित कर दिया। बीपीएससी में पूछा गया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सबसे विशाल सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ किया, तो यही बिहटा है। सबसे लाखों किसान इसमें शामिल हुए थे। सबसे विशाल किसान आंदोलन, किसान सम्मेलन का आयोजन जो है बिहार में यहीं पर इन्होंने किया था। साथियों, स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार नामक पत्रिका का संपादन भी किए थे और इसमें अपनी बात को रखने का सफल प्रयास किया था। कर्म कलाप भी इनका एक अलग से पत्रिका है। गया में किसानों की दशा इनकी पुस्तक है। तो बहुत सारे पुस्तकों की भी रचना करते हैं और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य भी इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। इन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में, यह ईस्वी सन याद रखना है, सब ईस्वी सन आप याद रखें चाहे नहीं रखें, लेकिन यह आपको याद रखना है। 1929 में बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन कर दिया और यही बिहार में सबसे महत्वपूर्ण किसान संगठन था। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होगा कि यह बिहार जो है वह नहीं दिया जाएगा, प्रादेशिक किसान सभा, तो इसका भी आंसर 1929 ही होगा और इसमें भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही होंगे। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है, बिहार भी रहेगा और यह बिहार नहीं भी रह सकता है। अब इसी के बदौलत, इसी संगठन के बदौलत इन्होंने बिहार में किसान आंदोलन का परचम जो है वह फहरा दिया। साथियों, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि यह 1929 की बात है और आप सभी लोग जानते हैं कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह शुरू किया गया गांधी जी के नेतृत्व में। तो गांधी जी के नेतृत्व में जो अब आंदोलन चल रहा था, चाहे वह असहयोग 1920 में चाहे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यहाँ पर अधिकांश जो संगठन होते थे, अधिकांश जो नेता होते थे, वह गांधी जी के आंदोलन में शामिल होकर के सहयोग करने लगते थे। तो वह कार्य स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा भी किया गया साथियों। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इसमें रामदयालु सिंह और यमुना कारजी ने भी सहयोग किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती का। बिहार प्रादेशिक किसान सभा के अध्यक्ष जो हैं यह खुद बने थे। यह अध्यक्ष, पूछ दे अध्यक्ष कौन, तो यह, और सचिव जो है वह श्री कृष्ण बाबू को या श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया था बिहार प्रादेशिक किसान सभा। आप जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वह सोनपुर मेला है। यह परीक्षा में, सीडीपीओ की परीक्षा में पूछा भी गया है। तो उसी सोनपुर मेला के अवसर पर इसकी स्थापना किया गया था। सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना जो है वह किया गया था। साथियों, इन्होंने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने
एक और संगठन बनाया था, कहीं परीक्षा में पूछ दे तो आप ध्यान रखिए। 1928 में पश्चिमी पटना किसान सभा। तो यह एक अलग पॉइंट है, आप इसको निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। यह तो सभी पुस्तक में मिलेगा, यह सब में नहीं मिलेगा। 1928 में पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। हम लोग एक और बात यहाँ चर्चा कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ, तो अधिकांश लोगों ने उसमें सहयोग दिया और इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती भी सहयोग देते हैं। आंदोलन में शामिल जब हुए तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आंदोलन किया जाता था, अंग्रेजी सरकार साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा करके उसको कुचलने का प्रयास करती थी। तो यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर, यही है, पटना के बांकीपुर जेल में पहले रखा गया। फिर बाद में इनको यहां से हटा करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो जेल भी इनको जाना पड़ा था, पहले पटना के बांकीपुर और इसके बाद हजारीबाग जेल में। अब जेल से जब रिहा होते हैं तो किसान आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने अन्य कार्य को भी संपन्न किया। लोगों को आह्वान किया कि आप लोग इस आंदोलन में, इस संगठन में जो मैंने स्थापित किया है उसमें शामिल होकर के सहयोग कीजिए, तो अभी अंग्रेजी सरकार को हम लोग टक्कर दे सकते हैं, तो अभी अंग्रेजी सरकार से हम लोग जूझ सकते हैं। और आगे हम लोग जब बढ़ते हैं साथियों यहाँ पर, तो अब अखिल भारतीय स्तर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं वह लोकप्रिय हो गए थे और इन्होंने अपनी पहचान भी वहां पर बनाई। किस रूप में कि आप लोग जानते हैं कि 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो था वह लखनऊ में हुआ था और लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुए और किसान आंदोलन को उन्होंने समर्थन जो है वह दे दिया था। माने कांग्रेस के मंच से किसान आंदोलन को समर्थन यहाँ पर दिया गया। लेकिन आगे चल करके कांग्रेस किसानों के लिए कुछ करती नहीं है, यह भी हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय स्तर पर तो आ गए। अब लखनऊ में 1936, यहाँ देखना है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1936 में कहाँ, तो लखनऊ, किसकी स्थापना की गई, अखिल भारतीय किसान सभा। यही संगठन पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े किसान संगठन के रूप में स्थापित हुआ। किसके सभापतित्व में इसका गठन हुआ था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के सभापतित्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 में हुआ और कांग्रेस ने इसको अपने मंच से स्वीकार कर लिया, इसकी घोषणा कर दिया गया, मतलब समर्थन जो है वह कर दिया गया। अब परीक्षा में पूछ दे कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके अध्यक्ष यही बनाए गए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। और यह एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। इसके सचिव कौन बनाए गए थे, अगर यह परीक्षा में पूछ दे तो आपको जवाब देना है
सचिव एन जी रंगा, एन जी रंगा जो है इसके सचिव बनाया गया था। अध्यक्ष को पूछ दिया गया है, सचिव अगर पूछेगा सचिव तो यह आप जवाब दीजिएगा एन जी रंगा। और इसी संगठन में अन्य जो संगठन थे, भारत के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं, बिहार हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अन्य जो संगठन है वह आकर के मिलने लगे। अब संगठन तैयार हो गया और आप सभी लोग जानते होंगे कि 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि अब प्रांतों में चुनाव जो है वह कराना है। 11 प्रांत इस समय थे और 1937 में यह चुनाव संपन्न हुआ। कांग्रेस चुनाव में जाने से पहले यह वादा करती है कि हम लोग जीतेंगे, हम लोगों को जिताइए, हम लोग जीतेंगे तो आप सभी किसानों के बारे में सोचेंगे, कल्याण के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर 1937 में जब चुनाव हुआ और उसका परिणाम निकल करके आया तो काफी महत्वपूर्ण परिणाम था कांग्रेस के लिए, मुस्लिम लीग के लिए नहीं। मुस्लिम लीग तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी पराजित हो गई थी, केवल बंगाल में उसने मिली जुली सरकार जो है वह बनाया था। तो पंजाब और बंगाल को छोड़ करके अन्य क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी सरकार का गठन कर लिया, लेकिन वादा वहां पर कांग्रेस जो है वह भूल जाती है। अब कांग्रेस की नीतियों का विरोध यहाँ पर बिहार के किसानों ने या किसान संगठनों ने करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती कांग्रेस की नीतियों का समर्थन कर देती है। तो जब मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन का जवाब लिखा जाता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो यहीं पर वह 2 लाइन जोड़ा जाता है कि इन्होंने सभी वर्गों को लेकर के चलने का प्रयास नहीं किया। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग तक ही यह सीमित रह गए, अधिकांश उच्च वर्ग तक। इसीलिए इनके द्वारा जो चलाया गया किसान आंदोलन था वह अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सका, पूर्ण रूप से वह सफल जो है वह नहीं हो सका, किसानों की समस्या जो है वह सुलझाया नहीं जा सका। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी इनकी मांग की अनसुनी जो है वहां पर कर दिया। आजादी के पहले तो किसानों की दशा में कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ता है। तो यही 2 वाक्य या 2 लाइन आप कह सकते हैं, उस रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती की कुछ आलोचकों ने आलोचना किया है। लेकिन यह मुख्य परीक्षा की बात है, यह प्रारंभिक परीक्षा की बात नहीं है। अब स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में आंदोलन तो चल ही रहा था। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मैंने यहाँ यह चर्चा कर दिया है 1936 से लेकर के 1939 तक। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे और अंतिम समय में, चूंकि 1950 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के कुछ समय पहले, साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं और नोट भी आप कर लीजिए, मृत्यु के पहले 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर मैंने हुंकार लिखा था, कर्मकलाप भी मैंने बोला, कर्मकलाप, यह भी इन्हीं की पत्रिका का नाम है। और 1949 ईस्वी में इन्होंने एक और संगठन का निर्माण कर दिया, अखिल भारतीय किसान सभा से यह अलग हो गए और एक अलग से बना लिया। यहां आप देखिए, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा,
1949 में इसका गठन किया। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय, केवल यह संयुक्त शब्द जो है ना यह बढ़ जाता है, संयुक्त शब्द यह, और इस संगठन का निर्माण जो है यहाँ पर किया। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है यह परीक्षा में पूछ दिया है, तो यह पूछ सकता है पश्चिमी पटना किसान सभा किसने, तो इन्होंने ही, या यह पूछ सकता है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और यह अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव तो एन.जी. रंगा, अध्यक्ष पे ही तो एन.जी. रंगा यहाँ पूछा जा सकता है। तो कुछ पॉइंट जो है, महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखिए। हुंकार पूछ दिया है तो यह कर्मकलाप पूछा जा सकता है। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य या मांग था कि जल मार्ग, भूमि, ऊर्जा, जल मार्ग, भूमि, ऊर्जा, संपत्ति आदि स्रोतों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, महत्वपूर्ण मांग था। देश आजाद हो गया फिर भी यहां मांग को रखा जा रहा। आप समझ सकते हैं कि आजादी के बाद भी अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा ने सरकार के समक्ष यह मांग रखा। इसका मतलब है कि कांग्रेस से यह बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए थे, कांग्रेस को इन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था और अपनी तरफ से यह मांग जो है वह रखा था। तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप खुद अब यहाँ पर निष्कर्ष पर पहुंचिए कि क्या यह आंदोलन चलाया गया तो आजादी के पहले क्या किसानों की दयनीय दशा में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। दयनीय दशा में अगर सुधार हुआ रहता तो यह फिर मांग यहां नहीं किया जाता। आप खुद जानते हैं कि भारत जब आजाद हुआ तो विकास की गति को बढ़ाना था। बहुत सारी समस्याएं थी, देश का विभाजन हो गया था, बहुत सारे अफसर पाकिस्तान चले गए थे और बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ आर्थिक समस्या से भी भारत जूझ रहा था। विकास की पटरी पर लाना था भारत को। तो हम लोग जानते हैं कि विकास की पटरी पर लाने के लिए या अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए भारत की सरकार ने पंचवर्षीय योजना को लाने का प्लान बनाया, क्योंकि ऐसा मानना था कि पंचवर्षीय योजना को जो लागू करेंगे तो इसी के बदौलत भारत द्रुत गति से आर्थिक विकास करेगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लाया गया, हम लोग सबको जानते हैं। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया था, किसके विकास का लक्ष्य रखा गया था? परीक्षा में पूछता है, आप लोग सबको जानते हैं। पहला लक्ष्य जो है वह कृषि को रखा गया। क्यों रखा गया? अब आप इससे जोड़ दीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रथम लक्ष्य रखा गया था क्योंकि किसानों की स्थिति दयनीय थी और किसानों की दशा को सुधारना था। कृषि व्यवस्था में सुधार करने से किसानों की दयनीय दशा सुधर सकता था। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुख लक्ष्य रखा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जाकर के उद्योग को पहला लक्ष्य घोषित किया गया था। तो जब भी आप सोचिए, जब भी आप नोट्स बनाइए, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, करंट के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप मुख्य परीक्षा में बैठिए तो निश्चित ही रूप से कीजिए कि बिहार में जो किसान आंदोलन संचालित किया गया था, आजादी के पहले किसानों की दशा में बहुत अधिक सुधार दिखलाई नहीं पड़ता है। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो भारत की सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुख लक्ष्य घोषित कर दिया। लेकिन केवल लक्ष्य घोषित कर देने से
पेपर में ला देने से दयनीय स्थिति में सुधार जो है वह नहीं हो सकता है, उसको कार्य रूप भी देना पड़ता है। तो हम आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकार के द्वारा केंद्र स्तर पर और बिहार स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम जो है वह चलाए जा रहे हैं या अन्य राज्यों में भी चलाए जा रहे हैं। अब उसमें थोड़ा और तेजी लाने की जरूरत है और वह लाभ जो है हर हाल में किसानों के पास पहुंचाने की जरूरत है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। और फिर हम लोग अभी भी कहते तो हैं कि भारत किसानों का देश है, तो उनकी स्थिति अच्छी तो भारत की स्थिति अच्छी, उनकी स्थिति अच्छी राज्य की स्थिति अच्छी, और राज्य की स्थिति जब अच्छी होगी तो राष्ट्र की होगी, और राष्ट्र की होगी तो विश्व के संदर्भ में हम लोग परराष्ट्र के साथ भी कदम से कदम बढ़ा करके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना इस वीडियो को देखने से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। याद हो गया तो कोई बात नहीं, फिर हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपने सपना देखा है और जो आपके ख्वाब है, वह सब जो है वह पूरे हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।